गरीबी एक अभिशाप होती है, लेकिन कहते हैं ना कि कोयले की खान में ही हीरे का जन्म होता है। सुमति भी ठीक ऐसी ही थी। वो अपनी सूझबूझ से अपने परिवार की हर मुसीबतों के आगे ढाल बनकर खड़ी रहती। तो चलिए देखते हैं सुमति की कहानी, गरीब किसान की बेटी। सुमति के पिता हरिहर एक गरीब किसान थे और माँ श्यामली घर के काम के साथ साथ पिता की खेती में भी हाथ बटाती थी। सुमति के ताऊ ने बंटवारे के समय हरिहर को बहुत थोड़ी सी जमीन दी और खुद सारी जमीन हड़प ली। सीधा साधा हरिहर बड़े भाई के सामने मुंह न खोल सका। हरिहर के पास जमीन कम होने के कारण खेती भी कम होती थी, जिसके कारण हरिहर की कमाई बहुत कम थी और हरिहर का परिवार गरीबी में दिन काट रहा था। इसी गरीबी में सुमति का जन्म हुआ था। जन्म से ही सुमति के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वो अपने परिवार के ऊपर आने वाले हर खतरे को पहले ही भांप लेती थी। इस बात का पता किसी को नहीं था, यहां तक कि सुमति को भी इस बात का पता तब चला जब वो 7 साल की थी। एक दिन, सुमति की माँ, मैं अनाज बेचने शहर जा रहा हूँ, रात तक घर लौटूंगा। ठीक है सुमति के बाबा, ये लीजिए, इस पोटली में मैंने रोटी और गुड़ बांध दिया है, रास्ते में जब भूख लगे खा लीजिएगा। बाबा, आज आप शहर मत जाओ, कल चले जाना। सुमति बेटा, मेरा आज शहर जाना बहुत जरूरी है। गांव के सारे किसान आज शहर जाकर अपना अनाज बेचेंगे, मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा और फिर माल बिकेगा, तभी तो घर में खाने के लिए राशन और अगली फसल के लिए पैसे आएंगे। लेकिन बाबा, आपकी फसल तो एक दिन बाद भी बिक जाएगी ना? हाँ सुमति बेटा, फसल तो एक दिन बाद भी बिक जाएगी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं बाबा, आप आज शहर नहीं जाओगे बस। सुमति ने बहुत जिद करके उस दिन हरिहर को शहर जाने से रोक लिया। दूसरे दिन खबर मिली कि शहर जाने के लिए ग्रामीण जिस पुल को पार करते थे, वह पुल टूटकर गिर गया था और उस समय उस पुल से गांव के काफी सारे किसान गुजर रहे थे। इस हादसे में कई किसान नदी में डूबकर मर गए और कईयों को घायल हालत में नदी से बाहर निकाला गया। इस हादसे से हरिहर और श्यामली बहुत डर गए थे। सुमति के बाबा, अगर उस दिन सुमति ने आपको जिद करके नहीं रोका होता तो आपके साथ भी कोई हादसा हो गया होता। हाँ सुमति की माँ, सुमति के कारण ही मेरी जान बच गई। हरिहर और श्यामली ने इसे महज संयोग मान लिया, लेकिन सुमति को लगने लगा था कि उसके परिवार पर आने वाली हर मुसीबत का एहसास उसे पहले ही हो जाता है। धीरे धीरे सुमति बड़ी होने लगी। उसके परिवार की माली हालत अब भी वैसी ही थी, लेकिन श्यामली कम पैसों में भी परिवार का खर्च अच्छे से चला लेती थी। हरिहर, श्यामली और सुमति अपने छोटे से परिवार में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों की उम्र बहुत छोटी होती है। हरिहर का बड़ा भाई लच्छू उसकी खुशियों को देखकर अब भी जलता रहता था और हमेशा यही योजना बनाता कि कैसे हरिहर और उसके परिवार की खुशियों में आग लगाई जाए। मालिक, हरिहर के पास आपसे बहुत कम जमीन है और खेती भी कम ही होती है, लेकिन क्या बात है कि वो और उसका परिवार गरीबी में भी बहुत खुश रहता है। इसी बात का पता तो मुझे लगाना है बिज्जू। एक बार हरिहर और उसके परिवार की खुशियों का राज पता चल जाए, बस फिर तो उन तीनों की खुशियों में आग कैसे लगाना है वो मुझे पता है। लेकिन मालिक, इस बात का पता कैसे लगेगा? तुम हरिहर के पास जाओ और उसके सामने मेरी अमीरी के गुणगान करना, फिर देखना कि क्या तब भी हरिहर के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ती है। उससे क्या होगा हुजूर? अगर हरिहर गरीबी में ही खुश है तो मैं उसे और भी ज्यादा गरीब बना दूंगा। ठीक है हुजूर। बिज्जू लच्छू का नौकर है और वो लच्छू के खेतों में काम करता है। लच्छू के कहने पर बिज्जू हरिहर के पास जाता है और बातों ही बातों में उससे पूछता है, हरिहर भाई, एक बात बताओ, तुम्हारे बड़े भाई लच्छू इतने पैसे वाले हैं, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, घर में नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं रहते, लेकिन तुम इतने गरीब होकर भी इतने खुश कैसे रहते हो? बस इतनी सी बात, बिज्जू भाई, खुश रहने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, बस मन में शांति और संतोष रहना चाहिए। मुझे भगवान ने जितना दिया है मैं उतने में ही खुश हूँ और भगवान का धन्यवाद करता हूँ। बिज्जू ने हरिहर की ये बात जाकर लच्छू को बता दी।
अच्छा, तो उसके मन में शांति और संतोष है। मैं उसके मन की शांति और संतोष ही उससे छीन लूंगा। अगले दिन लच्छू एक छोटे से बोरे में जहर से भरा हुआ खाद लेकर हरिहर के घर गया। अरे हरिहर, कैसे हो? अरे लच्छू भैया, भैया प्रणाम। अरे दरवाजे से ही भगा दोगे क्या, या अंदर भी बुलाओगे? अरे नहीं भैया, आप अंदर आइए। हरिहर ने लच्छू का बड़े अच्छे से आवभगत किया और उसे चारपाई पर बिठाया। तभी लच्छू ने जहर से भरे हुए खाद की बोरी हरिहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हरिहर, इस बार मैं शहर से बहुत ही बढ़िया खाद लेकर आया हूँ। इस खाद को खेतों में डालने से फसल बहुत जल्दी बढ़ती है और बहुत बेहतरीन फसल होगी। थोड़ी सी खाद मैं तेरे लिए भी ले आया हूँ। इसे आज ही अपने खेतों में डाल देना, फिर देखना थोड़े ही दिनों में कैसे तुम्हारी फसल लहलहा उठती है। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं आज ही ये खाद अपने खेतों में डाल दूंगा। अच्छा ठीक है हरिहर, अब मैं चलता हूँ। लच्छू वहां से चला गया। वो मन ही मन सोचता जा रहा था कि कैसे हरिहर को उल्लू बनाया। अब हरिहर की मन की शांति और संतोष गई तेल लेने। लेकिन सुमति को इस बात का अंदेशा हो गया कि लच्छू ने हरिहर को जो खाद दिया उसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सुमति ने हरिहर से कहा, बाबा, हमारी फसल तो बिना खाद के ही बहुत अच्छी होती है, फिर हमें अपनी फसल में इस खाद को डालने की क्या जरूरत है? सुमति बेटा, लच्छू भैया ने इन खाद को अपने फसल में डालने को कहा है, फिर हमें इस खाद को अपने फसल में डालने से भला क्या दिक्कत होगी? ठीक है बाबा, अगर आपको ये खाद अपने खेतों में डालनी ही है तो पहले बहुत थोड़ी सी जगह पर इस खाद को डालना। अगर उस जगह की फसल अच्छी हुई तब आप इस खाद को पूरे खेत में डाल देना। हरिहर सुमति की इस बात को मान लेता है और वो थोड़ी सी जगह पर उस खाद को डालता है। दूसरे दिन हरिहर जब अपने खेत में जाकर देखता है तो उस जगह की फसल जल गई थी जिस जगह पर उसने लच्छू का दिया हुआ खाद डाला था, और वहां की जमीन भी बंजर हो गई थी। हरिहर के साथ श्यामली और सुमति भी वहां पर थी। देखा बाबा, ताऊ जी ने जो खाद दिया था उसमें जहर मिला हुआ था, तभी तो यहाँ की फसल जल गई। अगर वो खाद आप पूरे खेत में डाल देते तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाती। सुमति बेटा, तूने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। हरिहर ने सुमति को गले लगा लिया। अब हरिहर और श्यामली को इस बात का एहसास हो गया था कि सुमति के अंदर आने वाली मुसीबत को भांप लेने की विलक्षण प्रतिभा है। वे दोनों हर काम करने से पहले सुमति की सलाह जरूर लेते। बाबा, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम ताऊ जी को सबक सिखा सकते हैं, और ताऊ जी ने जो आपकी जमीन हड़पी है वो भी हमें वापस मिल जाएगी। लेकिन ये सब कैसे होगा सुमति बेटा? बस मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करना। आप 2 दिन के बाद ताऊ जी के पास जाना और उनसे कहना कि जो खाद उन्होंने आपको दिया था उसे आपने अपने खेत में डाल दिया था, और चमत्कार हो गया। 2 ही दिन में फसल लहलहा उठी और इस बार की फसल हर बार से ज्यादा अच्छी हुई है। ठीक है सुमति बेटा, मैं ऐसा ही करूंगा। दूसरे दिन हरिहर लच्छू के घर गया और जैसा सुमति ने कहा था ठीक वैसा ही उसने लच्छू से कहा। भैया, वो तो एक चमत्कारी खाद है। हरिहर की बात सुनकर लच्छू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लच्छू ने अपने मन में सोचा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे जहर से भरा हुआ खाद दिया था, लेकिन वो खाद चमत्कारी कैसे हो गई? कहीं कोई जादू तो नहीं हो गया? आप क्या सोचने लगे लच्छू भैया? आपने भी तो अपने खेतों में वही खाद डाला है ना? हाँ हरिहर, मैंने भी अपने खेतों में वही खाद डाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हरिहर के जाने के बाद लच्छू ने सोचा कि जब हरिहर ने उस खाद को अपने पूरे खेत में डाल दिया और उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई, तो क्यों ना मैं भी उस खाद को अपने खेत में भी डालकर देखूं। और लच्छू ने लालच में आकर उस जहर से भरे खाद को अपने मजदूरों से कहकर पूरे खेतों में डलवा दिया। इस खाद को पूरे खेत में डाल दो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। अब मेरी खेत की फसल भी सबसे अच्छी होगी। ऐसा सोचता हुआ लच्छू वहां से चला गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। रात भर वो यही सोचता रहा कि कल सुबह उठकर खाद का चमत्कार देखूंगा। अगले दिन सबेरा हुआ। लच्छू खुशी के मारे भागा भागा अपने खेत पर गया। वहां जो उसने देखा वो तो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। लच्छू जोर जोर से रोने लगा।
मेरी तो सारी फसल जलकर बर्बाद हो गई, जमीन भी बंजर हो गई। हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया। अब ये बंजर जमीन मेरे किस काम की। लच्छू समझ गया कि हरिहर ने उसके साथ चाल चली है, लेकिन लच्छू इस बारे में हरिहर से कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि जहर भरा खाद तो उसी ने लच्छू को दिया था। लच्छू उसी दिन हरिहर के पास गया और दिल पर पत्थर रखकर बोला, हरिहर भाई, उस खाद को डालने से तो मेरी फसल बहुत अच्छी हो गई, मैं तो माला माल हो गया। मैं सोच रहा था कि अब मैं शहर जाकर कुछ व्यवसाय करूं, तो मेरे पीछे मेरी खेत का क्या होगा। अच्छा होगा कि मेरे खेत भी तुम ले लो। हरिहर तो ये सुनकर बहुत खुश हो गया। तभी उसने सोचा कि भैया के खेत तो बंजर हो गए होंगे, बंजर खेत का मैं क्या करूंगा। तभी सुमति बोल पड़ी, हाँ हाँ ताऊ जी, आप वो खेत बाबा को दे दीजिए। बाबा, आप ताऊ जी की बात मान लीजिए। सुमति के कहने पर हरिहर ने लच्छू की बात मान ली और लच्छू हरिहर को बंजर खेत देकर शहर चला गया। सुमति बेटा, हम इस बंजर खेत का क्या करेंगे? बाबा, आपका खेत आपको वापस मिल गया। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस काम में हम लोग जरूर सफल होंगे। तीनों ने मिलकर अपने बंजर खेत की सफाई की और दिन रात कड़ी मेहनत करके खेत को उपजाऊ बना दिया। सुमति की सूझबूझ के कारण अब हरिहर के पास खेती करने के लिए काफी जमीन थी। मोहिनी और नंदिनी सगी बहनें थीं। मोहिनी बड़ी थी और नंदिनी छोटी। इनके पिता सेठ राजेश्वर का बड़ा कारोबार था, इसीलिए रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस मां के प्यार की। बचपन में ही दोनों ने अपनी मां को खो दिया था, लेकिन पिता राजेश्वर ने अपनी दोनों बच्चियों को बड़े ही लाड प्यार से पाला। दोनों बहनें देखने में जितनी खूबसूरत थीं, उतनी ही पढ़ने में होशियार भी थी। जो भी इन्हें देखता तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। वाह राजेश्वर, दोनों बिटियां तो खूब गुणी हैं। भगवान बुरी नजर से बचाए बच्चियों को। हाँ काकी, मोहिनी का एमबीए इसी साल पूरा हो जाएगा। बस इसके बाद ही वो मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लेगी। नंदनी को भी सोच रहा हूं कि। अरे बस कर राजेश्वर, तुझे किस बात की कमी है जो बेटियों से कमाई करवाएगा। मैं तो कहती हूं कि अब इनकी शादी के बारे में सोच। मोहिनी के लिए एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता आया है। दिल्ली में इतना बड़ा कारोबार है कि क्या बताऊं। और सबसे बड़ी बात, लड़का इकलौता है। सुमेर नाम है उसका। ये लंबा और गठीला है देखने में। अपनी मोहिनी के साथ खूब जमेगी उसकी जोड़ी। और हाँ, परिवार पढ़ा लिखा है तो मोहिनी शादी के बाद भी चाहे जो करे, कोई रोक टोक नहीं होगी। रिश्ता तो वाकई अच्छा है काकी। ठीक है, आप लड़के की फोटो मंगवा लीजिए, मैं मोहिनी से बात करता हूं। तारा काकी ने जैसा कहा था वो लड़का बिल्कुल वैसा ही था। मोहिनी को सुमेर और उसका परिवार दोनों पसंद आ गए और जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। सुमेर का परिवार दिल्ली में रहता था और माली हालत में मोहिनी के पिता से भी कहीं ज्यादा अमीर था, और इस बात से मोहिनी बहुत ही खुश थी। दीदी, कैसी हो? और ससुराल कैसा है तुम्हारा? तुम खुश तो हो ना? खुश? अरे बहुत 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 खुश हूं मैं यहाँ। सच में इसे कहते हैं जिंदगी। जब से आई हूं बस घूम ही रही हूं। वो क्या है ना, हमारे ज्यादातर रिलेटिव्स फॉरेन में ही रहते हैं। तो बस सबसे मिलते मिलते लगता है आधी दुनिया तो घूम ही चुकी हूं मैं। और तुझे पता है, हमारी कंपनी का एक्सपेंशन होने वाला है। लंदन में खुलेगी नई ब्रांच और वहां का काम तेरे जीजा जी और मुझे ही देखना है। वाओ दीदी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। जाओ जी लो अपनी जिंदगी, लेकिन इस सब में मुझे और पापा को मत भूल जाना। जल्दी आना हमसे मिलने। हाँ हाँ आऊंगी ना। और तू सुना, पापा कैसे हैं? पापा ठीक हैं, बस तुम्हें बहुत याद करते हैं। तू पापा का ध्यान रखना अच्छे से। ओके चल, अब मैं फोन रखती हूँ। मोहिनी अपनी नई दुनिया में मस्त थी और नंदिनी उसकी खुशी में खुश। लेकिन ये सब हमेशा के लिए नहीं था, क्योंकि समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा था। पापा, ऐसे कैसे चलेगा? आपका बीपी कितना हाई है?
क्यों इतनी टेंशन लेते हैं आप? टेंशन ना लूं तो क्या करूं बेटा, तुम्हें तो सब पता ही है। कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कैसे संभालूंगा सब कुछ। तुम्हारी शादी भी तो करनी है। जो भी पैसा जोड़ कर रखा था सब लग गया, लेकिन फिर भी अपने डूबते कारोबार को मैं बचा नहीं पा रहा हूं। नहीं पापा, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए और मेरी चिंता तो बिल्कुल भी मत कीजिए। अब आप दीदी से बात कीजिए ना। दीदी ने तो एमबीए किया है और फिर जीजा जी का तो इतना बड़ा बिजनेस है, वो आपकी मदद कर सकते हैं। बेटा, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है, ना ही हालात और ना ही मोहिनी। नंदिनी अपने पिता का इशारा समझ गई थी। असल में मोहिनी का बर्ताव अब अपने मायके की तरफ बिल्कुल बदल गया था। वो ना तो अपने मायके आती थी और ना ही राजेश्वर और नंदिनी से ज्यादा बात करती थी, और ये सब नंदिनी को बहुत खल रहा था। हेलो दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूं, पर नंदिनी लगता है तेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तेरा फोन बार बार काट रही हूं तो इसका मतलब मैं बिजी हूं ना। तुझे इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती क्या? फोन पर फोन किए जा रही है। मैं कॉल कर लेती ना फ्री होकर। दीदी, तुम्हारी कॉल का इंतजार करते करते तो कई महीने बीत जाते हैं, तो क्या करती। खैर, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए कॉल किया है कि पापा की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें उन्हें हार्ट अटैक आया है। तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। क्या? ओह गॉड, लेकिन हार्ट अटैक कैसे आ गया? उफ नंदिनी, तुझे क्या बताऊं। वो क्या है ना, हम लोग स्विट्जरलैंड में हैं। यहाँ भी बिजनेस सेटअप का प्लान है, तो मेरा यहाँ रहना बहुत ही ज़रूरी है। बस कुछ ही दिनों की बात है। मैं यहाँ से फ्री होकर बस फौरन आती हूँ। तब तक तू मैनेज कर ले प्लीज़। लेकिन लेकिन दीदी, मुझे आपसे मदद। हेलो हेलो दीदी, दीदी हेलो हेलो। मोहिनी फोन काट चुकी थी। नंदिनी को अपने पिता के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन वो इस बारे में मोहिनी से कुछ नहीं कह सकी। राजेश्वर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और फिर एक दिन। नंदनी बेटा, मैं मोहिनी की तरह तो तुम्हें विदा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अपने जीते जी मैं तुम्हारा घर बसा दूं। पापा, आप ये सब मत सोचिए, आप बस आराम कीजिए। नहीं बेटा, मेरा यकीन करो, मैं तब ही चैन से सो सकूंगा जब तुम्हें शादी के जोड़े में देख लूंगा। तो बताइए पापा, मुझे किससे शादी करनी है? मैं तैयार हूं। बेटा, साहिल को तो तुम जानती ही हो। वो मेरा मैनेजर है। बहुत ही अच्छा लड़का है। इस बुरे वक्त में जितना उसने मेरा साथ दिया किसी और ने नहीं दिया। मैं समझता हूं कि तुम्हें उससे बेहतर लड़का नहीं मिल सकता। मोहिनी के पति की तरह बहुत पैसे वाला तो नहीं है वो, लेकिन बहुत संस्कारी है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा और मेरे डूबते बिजनेस को भी संभाल लेगा। ठीक है पापा, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं करूंगी साहिल से शादी। बस अब आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। उस दिन राजेश्वर कई दिनों के बाद वाकई चैन की नींद सोया, लेकिन वो ऐसी नींद थी जो कभी टूटी ही नहीं। उस रात की सुबह राजेश्वर के लिए नहीं हुई, क्योंकि नींद में ही हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। नंदिनी चाहती तो साहिल को अब ठुकरा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नंदिनी, क्या बोल रही है तू? वो साहिल, वो तो खुद पापा के टुकड़ों पर पलता आया है। उसके साथ तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, जरूरत से ज्यादा सोचते थे वो। पर तेरे में दिमाग है कि नहीं? तू रुक जा कुछ दिन, मैं आती हूं, फिर देखती हूँ तेरे लिए एक अच्छा और लायक लड़का। रहने दो दीदी, पापा फैसला कर चुके थे और मैंने भी साहिल को पसंद कर लिया है। तुम्हारी जब जरूरत थी तब तो तुम आई नहीं। अब यहां आकर तुम कुछ नहीं कर पाओगी। नंदिनी, ये कैसी बात कर रही है तू? तुझे क्या लगता है मैं यहां खाली बैठी हूं क्या, जो तेरी एक आवाज में दौड़ी चली आती? वैसे भी पापा का बिजनेस डूबने में जितनी पापा की ना समझी थी, उतनी ही तू भी जिम्मेदार है। तू क्या कर रही थी वहां? ना बिजनेस संभाल सकी और ना ही पापा को। दोनों बहनों के बीच का प्यार अब कड़वाहट में बदल चुका था। उस दिन के बाद से दोनों ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की। यहां तक कि नंदिनी और साहिल की शादी में भी मोहिनी नहीं आई। नंदिनी ने भी फिर कभी मोहिनी को फोन नहीं किया।
दोनों बहनें अपनी अपनी दुनिया में खो गई। फिर कई सालों के बाद नंदिनी, कहाँ हो? ये देखो, ये तो मोहिनी दीदी और सुमेर जीजा जी है ना? हाँ, ये तो वही है, लेकिन ये दोनों इस हालत में, हे भगवान, ये सब क्या है? वो उस दिन का अखबार था जिस पर मोहिनी और उसके पति सुमेर के गिरफ्तार होने की खबर छपी थी। दरअसल मोहिनी और उसके पति की कंपनी पर धोखाधड़ी और भारतीय बैंकों से लिया हुआ कर्ज ना चुकाने का आरोप था और उसी सिलसिले में उन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। नंदिनी फौरन साहिल के साथ मोहिनी से मिलने के लिए पहुंची। दीदी, जीजा जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम करेंगे। साहिल ने कहा है वो यहाँ के बेस्ट लॉयर से बात कर रहे हैं। नहीं नंदिनी, हमने गलत किया है और हमें इसकी सजा भुगतनी ही होगी। अमीरी के घमंड में मैं क्या से क्या हो गई, सही और गलत का फर्क भूल गई, और तो और तुझे और पापा को भी खुद से दूर कर दिया मैंने। अमीरी के घमंड में रिश्तों की अहमियत भूलकर मैंने जो पाप किया है, मुझे उसका प्रायश्चित करना है। शायद तब जाकर ही मैं तुझसे नजर मिला सकूंगी। मोहिनी ने रोते हुए नंदिनी से मुंह फेर लिया। नंदिनी भी वहां से वापस चली आई। अब उसे इंतजार था अपनी बड़ी बहन के सही मायने में वापस आने का। Please subscribe this channel.